दोस्तों, यूरोप कॉन्टिनेंट के ईस्टर्न पार्ट में एशिया का प्राकृतिक प्रवेश द्वार यानी कि नेचुरल गेट कहे जाने वाला देश यूक्रेन मौजूद है, जो कि आज की तारीख में भू राजनीतिक रूप से बहुत ही संवेदनशील राष्ट्र है। आपको पता है, यूक्रेन और रशिया का युद्ध चल रहा है। इस वजह से एरिया बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। अगर इसकी स्थिति की बात करें तो इसके लैटिट्यूड रेंज यानी कि अक्षांश जो है वो 44 डिग्री नॉर्थ से लेकर 53 डिग्री नॉर्थ तक जाते हैं, और लॉन्गिट्यूड यानी कि देशांतर जो है वो 22 डिग्री ईस्ट से लेके 41 डिग्री ईस्ट तक जाते हैं। इस हिसाब से इसकी स्थिति नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में हो जाती है। इसके लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से पता चलता है कि यहाँ पर ना तो ज़्यादा गर्मी होती है ना ज़्यादा सर्दी होती है। कहने का अर्थ है कि यहाँ पर समान गर्मी और समान सर्दी होती है। जितनी गर्मी पड़ेगी उतनी ही सर्दी पड़ेगी। इस वजह से यहाँ की जो जलवायु है वो समशीतोष्ण महाद्वीपीय जलवायु है, टेम्परेट कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट है। याद रखना, ज़्यादातर हिस्से में ये जलवायु है। जब आप थोड़ा सा नीचे प्रायद्वीप वाले हिस्से में थोड़ा आप समुद्र की तरफ जाओगे तो वहाँ जलवायु थोड़ी सी चेंज हो जाती है। बाकी मूल रूप से यहाँ की जो जलवायु है, क्लाइमेट है, वो समशीतोष्ण महाद्वीपीय जलवायु ही है। इसी वजह से यहाँ की जो मिट्टी है वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ भी है, क्योंकि यहाँ अच्छी बारिश होती है, अच्छी गर्मी पड़ती है, अच्छी सर्दी पड़ती है। इस उपजाऊपन की वजह से यहाँ पर सूरजमुखी, गेहूं और मक्के की बढ़िया खेती होती है, जिस वजह से यूक्रेन पूरे यूरोप में एक बड़ा कृषि निर्यातक देश बन जाता है। बहुत सारी चीजें एक्सपोर्ट करता है, खास करके गेहूं। यही कारण है कि यूक्रेन को यूरोप की रोटी की टोकरी भी कहा जाता है, ब्रेड बास्केट कहा जाता है। इस चीज को याद रख लेना। अभी इसके बारे में आगे बात करेंगे। बात करते हैं इसकी भौगोलिक सीमाओं के बारे में, तो इसकी कुल भौगोलिक सीमा की लंबाई लगभग 4558 किलोमीटर है, जिसमें इसके 7 पड़ोसी देश हैं। उत्तर में देखोगे तो बेलारूस है, पूर्व और उत्तर पूर्व में रूस है, पश्चिम दिशा में पोलैंड, स्लोवाकिया और हंगरी है, और दक्षिण पश्चिम में देखोगे तो रोमानिया और मालदोवा देश आपको नजर आएंगे। इस तरीके से ये 7 देशों से घिर जाता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि रोमानिया के साथ इसकी जो दक्षिण पश्चिमी सीमा बनती है उसका एक हिस्सा डैन्यूब नदी के डेल्टा द्वारा निर्मित होता है। कहने का मतलब है डैन्यूब नदी है, उसके डेल्टा से ये सीमा तैयार होती है। अब ये जो सीमा है ये परागमन के काम आती है और पारिस्थितिकी उसके लिए भी इंपॉर्टेंट मानी जाती है। बात करें इसके क्षेत्रफल के बारे में, तो यूक्रेन का कुल क्षेत्रफल 6,03,628 वर्ग किलोमीटर में फैला है, और क्षेत्रफल के लिहाज से ये दुनिया का 45वां सबसे बड़ा देश है, और रूस के बाद यूरोप का सबसे बड़ा देश है। कृषि योग्य जमीन की बात करेंगे तो इसके टोटल क्षेत्रफल का 58% हिस्सा जो है वो उस पर आराम से कृषि की जा सकती है। 18% हिस्से पे आपको जंगल और लकड़ी वाला हिस्सा देखने को मिलेगा। इसके अलावा 13% हिस्से पर स्थायी चारागाहों के लिए उपयोग लायक जमीन छोड़ी गई है। स्थायी फसलों के लिए 2% जमीन छोड़ी गई है। इस हिसाब से कुल क्षेत्रफल का लगभग 96% हिस्सा जो है उस पर भूमि है। उस वो भूमि के हिसाब से इस्तेमाल किया जाता है, लोग रहते हैं। 2-4% और इस्तेमाल होता है। बचा हुआ जो 3.8 से 4% हिस्सा है उस पर आपको अंतर्देशीय जल निकाय देखने को मिलेंगे, झीलें वगैरह, नदियां वगैरह देखने को मिलेंगी। बात करें इसकी समुद्री सीमा के बारे में, तो यूक्रेन की समुद्री तट की कुल लंबाई लगभग 2782 किलोमीटर है। इसके दक्षिण और दक्षिण पूर्व में देखेंगे तो काला सागर और अजोव सागर मौजूद है। तो इसका मतलब काला सागर और अजोव सागर से ये मिलता है। इसके अलावा काला सागर में यूक्रेन का लगभग 1,47,318 वर्ग किलोमीटर का एक विशेष आर्थिक क्षेत्र है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, EEZ जिसको कहा जाता है। इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं कि हर देश का समुद्र के अंदर थोड़ा थोड़ा हिस्सा होता है। इस EEZ के अंदर यूक्रेन जो है वो मत्स्य पालन और जो समुद्र के खनिज संसाधन है उसका इस्तेमाल और अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय जहाजों के नौवहन को देखता है, मतलब उसको कंट्रोल करता है कि जो भी यहाँ पे समुद्र के खनिज निकलेंगे या फिर मछली यहाँ पर पकड़ी जाएगी या फिर जहाज यहाँ पर निकलेगा, उन सब का नियंत्रण यूक्रेन के पास है। और इसी के दक्षिण पूर्व में आप देखोगे तो यहाँ पर मौजूद है केर्च जल डमरू मध्य, जो रूस और यूक्रेन को अलग करता है और अजोव और काला सागर को आपस में जोड़ता है। तो केर्च जलडमरू मध्य जो है वो दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, रूस के लिए भी और यूक्रेन के लिए भी। अब बात करते हैं यूक्रेन की भूगर्भीय संरचना और प्रमुख भौतिक विशेषताओं के बारे में कि यहाँ की जमीन की बनावट आखिर है कैसी। तो देखो, यूक्रेन का ज्यादातर हिस्सा बड़े बड़े समतल मैदानों और पठारों से घिरा हुआ है। पठार वो होते हैं जो ऊंची समतल जमीन जिसको हम कहते हैं, थोड़े पहाड़ जैसे होते हैं लेकिन पहाड़ नहीं होते हैं। इसके सिर्फ पश्चिमी और बिल्कुल दक्षिणी किनारों पे आप देखोगे तो ही आपको पहाड़ नजर आएंगे, बाकी हिस्सा समतल मैदान जैसा है। इसके अलावा जमीन के नीचे यूक्रेन का एक बड़ा हिस्सा एक प्राचीन ढांचे पर टिका हुआ है जिसको पूर्वी यूरोपियन क्रेटन, ईस्टर्न यूरोपियन क्रेटन के नाम से जाना जाता है, और इसी के अंदर आती है यूक्रेनियन शील्ड। इसका नाम जरूर याद रख लेना। ये जो है देश के बीचों बीच उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व तक फैली हुई है, और ये हिस्सा लगभग 3.8 से 2.5 अरब साल पुराना है। तो काफी पुराना हो जाता है ये।
प्राचीन चट्टानों से बना हुआ है। यूक्रेन को अपनी ज्यादातर खनिज संपदा यहीं से मिलती है, यहीं पर दबे हुए हैं ज्यादातर खनिज। फिर बात करें विशाल समतल मैदान के बारे में, तो देश का लगभग 95% हिस्सा जो है वो ग्रेट यूरोपियन प्लेन, मुख्य रूप से पूर्वी यूरोपियन मैदान जिसको हम कहते हैं, उसके अंतर्गत आता है। ये मैदान जो है समुद्र तल से लगभग 175 मीटर की ऊंचाई पर है, 574 फीट आप जिसको कह सकते हो। अच्छा, यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है, वो ये है कि वैसे तो जमीन यहाँ की समतल है, लेकिन इस जमीन के नीचे जो चट्टानें हैं उनका आधार समान नहीं है, वो ऊंचा नीचा है। इस वजह से कुछ कुछ जगहों पर आपको थोड़े से ऊंचे स्थान भी देखने को मिलेंगे, जिसको अपलैंड्स कहा जाएगा। वो पहाड़ नहीं है, लेकिन वो थोड़े ऊंचे हैं बाकी जमीन के मुकाबले, इसलिए उसको अपलैंड्स कहा जाता है। और जो नीचे का हिस्सा है उन अपलैंड्स के पास वाला, उसको तराई क्षेत्र कहा जाता है, लोलैंड्स जिसको आप कह सकते हो। उदाहरण के तौर पर जब आप देश के पश्चिम में देखते हो तो आपको वेलिन पोडिलिया नाम का अपलैंड देखने को मिलता है, और नीपर नदी के दाईं तरफ आपको नीपर अपलैंड नाम का ऊंचा इलाका देखने को मिलता है। पूरब की तरफ से सेंट्रल रशियन अपलैंड देखने को मिलेगा, उसका थोड़ा सा हिस्सा, जिसके ऊपर से रूस की सीमा गुजरती है। वहीं अजोव सागर के पास आपको डोनेट्स रिज देखने को मिलेगा और अजोव अपलैंड देखने को मिलेगा। तो ये 3-4 जगह हैं जिन पे क्या होता है कि जमीन थोड़ी सी ऊंची हो जाती है, और हवाओं के तेज होने की वजह से, थोड़ा ऊपर होने की वजह से यहाँ की जमीन थोड़ी सी कटी फटी भी देखने को मिलती है। प्रमुख तराई वाले क्षेत्र की बात करोगे, लोलैंड की बात करोगे, तो ये जो निचले इलाके हैं जैसे कि पोलेसियन तराई, नीपर तराई, ब्लैक सी, अजोव तराई, ट्रांसकारपेथियन तराई, ये सारे क्षेत्र जो हैं वो लोलैंड्स कहलाते हैं। मतलब ये जो सारे इलाके हैं ये अपलैंड के मुकाबले थोड़े से नीचे हैं, थोड़े से लो हैं। अच्छा, ये जो ट्रांसकारपेथियन तराई है, ये इसका जो पड़ोसी देश है हंगरी, उसके विशाल मैदानों का ही एक आगे बढ़ा हुआ हिस्सा है। तो हंगरी से कहीं ना कहीं ये जुड़ा हुआ है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है आगे जाके। इसके बाद बात करते हैं यूक्रेन के पहाड़ों के बारे में। तो देखो, यूक्रेन के पहाड़ मुख्य रूप से देश के बाहरी किनारों पर मौजूद है, एक तो पश्चिम की ओर और एक दक्षिण की ओर। ये जो पहाड़ हैं कुछ इस तरीके से मौजूद हैं कि ये एक प्राकृतिक दीवार का काम करते हैं, बॉर्डर बनाने का काम करते हैं। ये पहाड़ दो तरीके के हैं, पश्चिम की तरफ है कार्पेथियन और दक्षिण की तरफ है क्रीमियम। कार्पेथियन पहाड़ों की बात की जाए तो ये पश्चिमी यूक्रेन में मौजूद हैं और यूरोप के एक बड़े अल्पाइन पहाड़ी सिस्टम का हिस्सा हैं। खास करके इन पहाड़ों का भी आप पूर्वी हिस्सा देखोगे तो ये जो है अल्पाइन पहाड़ी सिस्टम का हिस्सा है। लंबाई और आकार की बात की जाए तो यूरोप की तीसरी सबसे लंबी पर्वतमाला है, यूराल और स्कैंडिनेवियाई पहाड़ों के बाद। इसकी कुल लंबाई लगभग 1500 किलोमीटर है, लेकिन इसका सिर्फ 10% हिस्सा ही यूक्रेन के अंदर आता है, बाकी बाहर रहता है। फिर बात करें क्रीमियम पहाड़ों के बारे में, तो ये पहाड़ देश के बिल्कुल दक्षिण में क्रीमिया प्रायद्वीप, तीन तरफ से पानी से जो घिरी हुई जमीन है, उसके समुद्र तट के साथ फैले हुए हैं। ये समुद्र तट से मात्र 8 से 13 किलोमीटर की दूरी पर है और पूरे प्रायद्वीप का लगभग 20% हिस्सा घेरते हैं। तो प्रायद्वीप पे 20% तो सिर्फ ये पहाड़ी पहाड़ है। अब ये जो पहाड़ हैं ये भी 3 हिस्सों के अंदर बटे हुए हैं। इसमें जो सबसे ऊंचे वाला हिस्सा है उसको यायला कहा जाता है, तुर्की भाषा का ये शब्द है। इसका मतलब होता है पहाड़ी चारागाह, मतलब इस यहाँ पर चारागाह एक तरीके का बना हुआ है। पहाड़ पर जानवर आते हैं चरने के लिए, जो भी चरवाए होते हैं चरवाने के लिए लेके आते हैं। फिर यहाँ की सबसे ऊंची चोटी जो है वो रोमन कोश है, लगभग 1545 मीटर की इसकी ऊंचाई है। दूसरी प्रमुख चोटी जो है वो डेमिर कापू है, 1540 मीटर ऊंची है, और जेतिन कोश 1537 मीटर ऊंची है। ये पहाड़ बने कैसे? ये पहाड़ जुरासिक काल यानी कि डायनासोर के टाइम के बने हुए हैं, मतलब बनने शुरू हुए थे उस टाइम पर। इनमें समुद्र के नीचे बनी चट्टानें, चूना पत्थर, स्लेट और बलुआ पत्थर भी शामिल है। तो ये सारी चीज़ें इन पहाड़ों में देखने को मिलती हैं और इनकी कार्बन डेटिंग से पता चलता है कि ये डायनासोर के ज़माने के, जुरासिक काल के। इन पहाड़ों की खास बात यह है कि यहाँ पर बहुत से जंगली जानवर भी पाए जाते हैं, जैसे कि भेड़िए, भूरे भालू और लिंक्स जिसको जंगली बिल्ली कहा जाता है, वो भी यहाँ पाई जाती है। इसके अलावा यहाँ पर चूना पत्थर बहुत ज़्यादा है, इसलिए पानी के कटाव से यहाँ पर अजीबोगरीब आकृतियाँ बन गई हैं, गड्ढे बन गए हैं जिसको सिंकहोल कहा जाता है, और गहरी गुफाएं भी बन गई है। यहाँ पर इंसानों का एक पुराना इतिहास भी पाया जाता है। ये जगह इतिहास के नज़रिए से काफ़ी खास है। यहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि यहाँ की गुफाओं में लगभग 32,000 साल पुराने आधुनिक इंसानों के जीवाश्म मौजूद हैं, कंकाल जिसको कहते हैं वो मिले हैं। तो आप सोच सकते हो कि इनका कितना महत्व रहा होगा इन पहाड़ों का। इन पहाड़ों को पार करने के लिए अंगास्की और बायदार गेट जैसे दर्रे, इंपॉर्टेंट रास्ते हैं, वो भी बनाए गए हैं जिनसे गाड़ियाँ आ जा सकती हैं।
तो इंपॉर्टेंट नाम हो जाते हैं, इनको आपको याद रखना है। अब बात करें यहाँ की जल प्रणाली जिसमें इसकी नदियां, झीलें और जलप्रपात शामिल हैं, तो मैं आपको बता दूं कि यूक्रेन की जो जल निकासी प्रणाली है, हाइड्रोग्राफी जिसको कहते हैं, वो बहुत ही कमाल की है और बहुत ही सघन है। इस देश में छोटी बड़ी मिला के लगभग 23,000 नदियां हैं, जिनका भू आर्थिक और औद्योगिक विकास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। ऐसा समझ लो कि यूक्रेन को आगे बढ़ाने के लिए उसकी नदियों ने बहुत काम किया है। यूक्रेन में बहने वाली 95% से ज्यादा नदियां जो हैं, वो अपना पानी काला सागर और अजोव सागर में छोड़ती हैं, जो भूमध्य सागरीय बेसिन का हिस्सा है। लेकिन कुछ एक नदियां हैं, जैसे कि पश्चिम में पश्चिमी बाग, ये जो नदी है ये उत्तर पश्चिम की ओर बहकर बाल्टिक सागर बेसिन में पानी गिराती है। अब देखो, इसमें बहुत सारी नदियां आई यूं तो, लेकिन इसकी एक इंपॉर्टेंट नदी है नीपर नदी, इसका नाम आपने सुना होगा। यूक्रेन के अंदर लगभग ये 981 किलोमीटर बहती है और ये वहां की सबसे लंबी नदी है। और वैसे देखने जाओगे तो इस नदी की लंबाई लगभग 2201 किलोमीटर है। इसका टोटल बेसिन एरिया लगभग 2,91,400 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और ये काला सागर में जाके पानी गिराती है। फिर दक्षिणी बग आती है, 806 किलोमीटर लंबी है यूक्रेन के अंदर, वैसे भी इसकी लंबाई 806 किलोमीटर ही है। 63,700 वर्ग किलोमीटर का इसका बेसिन एरिया है और ये भी काला सागर में पानी गिराती है। फिर आती है नीस्टर नदी, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 705 किलोमीटर लंबी है यूक्रेन के अंदर, वैसे इसकी टोटल लंबाई 1362 किलोमीटर है। मैं आपको बता दूं कि 72,100 वर्ग किलोमीटर में इसका टोटल बेसिन क्षेत्र फैला हुआ है और ये भी काला सागर में जाके पानी मिलाती है। तो आप सोच सकते हो कि ये तीन नदियां, इनका नाम आपको स्पेशली याद रखना है, नीपर, दक्षिण बग और नीस्टर। ये तीनों नदियां, इंपॉर्टेंट नदियां, जाके काला सागर में पानी गिरा रही हैं। तो इस हिसाब से ये जो एरिया है कहीं ना कहीं कृषि के लिए बहुत अच्छा हो जाता है। इसके अलावा भी कुछ एक इंपॉर्टेंट नदियां हैं, जैसे सीवर्स्की, डोनेट्स, डेसना, होरेन, और इसके अलावा इन्हुलेट्स जिसको कहा जाता है, एक प्रिपियाट है और एक डैन्यूब है। तो ये जो नदियां हैं कुछ इंपॉर्टेंट नदियां हैं मानी जाती हैं, लेकिन आपको नीपर, दक्षिण बग और नीस्टर तो स्पेशली याद रखनी है। फिर यहाँ पर कुछ झीलें और जलप्रपात भी मौजूद है, जैसे कि याल्पू, ये ओडिशा के अंदर मौजूद है। 149 वर्ग किलोमीटर के अंदर ये फैली हुई है और 6 मीटर की इसकी अधिकतम गहराई है। काहुल है, ये भी ओडिशा के अंदर है। कुहुरलुई है, ये भी ओडिशा के अंदर है। सास्यक होगी, ये क्रीमिया के अंदर है। और एक यहाँ पर स्वीटियाज भी मौजूद है, स्वीटी के नाम से याद हो जाएगा, स्वीटियाज, ये वेलिन के अंदर है। ये भी अपने अपने क्षेत्रफल के अंदर फैली हुई है, कोई 93 वर्ग किलोमीटर में, कोई 82, कोई 71, कोई 27.5। ये स्वीटियाज जो है वो छोटी है, 27.5, और इसकी गहराई बहुत ज्यादा है, 58.4 मीटर तक ये गहरी है। तो जो सबसे छोटी है वो सबसे गहरी है। अब जलप्रपात यानी झरनों की बात करोगे तो वो तो पहाड़ों पे ही हो सकते हैं, और पहाड़ यहाँ पे दो हैं। एक है कार्पेथियन पहाड़ जो कि श्रृंखला फैली हुई है, उसमें आपको ऊंचे ऊंचे मिल जाएंगे झरने, जैसे कि मानियावा 14 मीटर ऊंचा है, और शिपित है, इस टाइप के जलप्रपात देखने को मिल जाएंगे। क्रीमिया क्षेत्र के अंदर देखोगे तो उचानसू, ये बहुत फेमस है, 98 मीटर की ऊंचाई के साथ यूक्रेन का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, तो इसे आप ध्यान में रख सकते हो। अब बात करते हैं यूक्रेन के मृदा विज्ञान के बारे में, यानी कि इसकी सॉइल की साइंस के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यूक्रेन को यूरोप की रोटी की टोकरी कहा जाता है, ब्रेड बास्केट कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर खेती बहुत अच्छी होती है, गेहूं की, सूरजमुखी की और मक्के की। अब अच्छी खेती वहीं होती है जहाँ पर अच्छी मिट्टी मौजूद हो। अब यहाँ की मिट्टी के बारे में जानना ज़रूरी है। सबसे पहले यहाँ की रेतीली मिट्टी के बारे में बात करते हैं, जो आपको उत्तर के जंगल के इलाकों में देखने को मिलेगी। ये ज़्यादा उपजाऊ नहीं होती है, इसलिए इसमें अच्छी फसल उगाने के लिए अलग से खाद डालनी पड़ती है, अलग तरीके की खाद डालनी पड़ती है, लेकिन ये ज़्यादा इलाके में नहीं फैली हुई है। यहाँ की सबसे मेन मिट्टी है काली मिट्टी, जिसको कहा जाता है चेरनोजेम। इंपॉर्टेंट है, याद रख लो, चेरनोजेम। ये चेरनोजेम जो है देश के बीच वाले हिस्से और यूक्रेन की लगभग 2/3 जमीन को कवर करती है। विज्ञान की भाषा में इसको मोसिसोल भी कहा जाता है। इसमें आपको प्राकृतिक खाद यानी कि ह्यूमस देखने को मिलेगा और खनिज यानी कि मिनरल्स भरपूर मात्रा में देखने को मिलेंगे। इस काली मिट्टी को भी 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है। सबसे पहले गहरी काली मिट्टी, ये आपको थोड़े उत्तर के हिस्से में देखने को मिलेगी, बीच वाले हिस्से के भी उत्तर के हिस्से में, और लगभग 1.5 मीटर यानी कि 5 फीट तक गहरी या फिर मोटी होगी ये। फिर सामान्य काली मिट्टी, ये गहरी मिट्टी के दक्षिण और पूर्व में पाई जाती है और ये भी बहुत उपजाऊ होती है, लेकिन इसकी मोटाई आपको सिर्फ 90 सेंटीमीटर, 3 फीट तक ही देखने को मिलेगी। और आखिर में दक्षिण की काली मिट्टी आती है, जिसको दक्षिणी काली मिट्टी कहते हैं। ये सबसे पतली परत होती है और इसमें प्राकृतिक खाद जो ह्यूमस होता है उसकी मात्रा बहुत कम होती है। तो इसका मतलब जो मिट्टी सबसे ज्यादा गहरी और काली होगी वहां पर अच्छी
फसल होगी। तो इसका मतलब उत्तर के जंगली इलाकों में हो जाती है रेतीली मिट्टी, बीच के इलाके में काली मिट्टी हो जाती है, वो भी 3 हिस्सों में बटी हुई है। फिर आती है चेरनट और खारी मिट्टी, ये एकदम दक्षिण में पाई जाती है। काला सागर के पास होने की वजह से यहाँ पर पानी जल्दी भाप बन जाता है, जिससे ये जो मिट्टी है वो तेजी से खारी यानी कि नमकीन हो जाती है। इस मिट्टी के फायदे और नुकसान समझ लो। काली मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है और इसमें जो नमी होती है, पानी को रोकने की क्षमता होती है, वो भी काफ़ी अच्छी होती है। इस वजह से यहाँ पर गेहूँ, मक्का और सूरजमुखी जैसी फसलें अच्छी हो जाती है। लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा खेती करने पर, ढलान वाली जगहों पर फसल उगाने में ये जो मिट्टी है, ये कटने और बहने जैसी समस्याएँ पैदा हो जाती है। चूँकि आपको पता है कि वैसे तो समतल है ज़मीन, लेकिन थोड़े बहुत अपलैंड और लोलैंड मौजूद है। तो आप ज़्यादा खेती करोगे तो धीरे-धीरे मिट्टी कटने लगेगी और बहने लगेगी, जिस वजह से समस्या हो सकती है आगे फसल उगाने में। देखो, यूक्रेन देश के लगभग 14% लोग ऐसे हैं जो सीधे तौर पर एग्रीकल्चर यानी कि खेती से जुड़े हुए हैं, और यही खेती जो है देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है। 2021 के आंकड़े अगर आप देखोगे तो 27.8 बिलियन डॉलर की कृषि उत्पाद दूसरे देशों को बेचे थे, जो कि देश की कुल निर्यात यानी कि जो टोटल निर्यात है वो 68 बिलियन डॉलर का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। मतलब टोटल निर्यात हुआ 68 बिलियन डॉलर का, उसमें से 27.8 बिलियन डॉलर तो सिर्फ कृषि की वजह से गए हैं। तो इसका मतलब 41% हिस्सा सिर्फ कृषि ने कवर किया है। उसमें से भी 3 प्रमुख फसलें हैं, सूरजमुखी, मक्का और गेहूं। सूरजमुखी की बात करोगे तो यूक्रेन सूरजमुखी के बीज, तेल और खली, इन तीनों का दुनिया में सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश है, मतलब बेचने वाला है, जहां पर सूरजमुखी इतना ज़्यादा बेचा जाता है। मैं आपको बता दूं कि यूक्रेन का राष्ट्रीय फूल भी सूरजमुखी ही है। सामान्य हालात में दुनिया का 1/3 सूरजमुखी का तेल यहीं बनता है, और दुनिया भर में होने वाला कुल निर्यात का 46% हिस्सा यूक्रेन का है। इसे अप्रैल मई में बोया जाता है और सितंबर में काटा जाता है। इसकी सबसे ज़्यादा खेती पूर्वी और दक्षिण पूर्वी इलाकों में होती है। मक्का की बात करोगे तो मक्का उगाने में यूक्रेन दुनिया के 6 से 8वें नंबर पर मौजूद है, और बेचने के मामले में ये दुनिया में 4थे नंबर पर आता है। इसकी खेती मुख्य रूप से देश के बीच में और उत्तरी हिस्से में होती है। और आखिर में गेहूं की बात करोगे तो यूक्रेन में पैदा होने वाला गेहूं 97% हिस्सा जो है वो सर्दियों वाला गेहूं होता है, विंटर वीट जिसको हम कहते हैं। इसे सितंबर से नवंबर के बीच में बोया जाता है और जुलाई अगस्त के बीच में काटा जाता है। गेहूं उगाने के मामले में यूक्रेन जो है वो दुनिया में 7वें से 9वें स्थान पर है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रख सकते हो। तो 3 बड़ी फसलें, सूरजमुखी, मक्का, गेहूं, अब तक तो याद हो गई होंगी। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको यूक्रेन ज्योग्राफिकली समझ में आ गया होगा कि ज्योग्राफिकली यूक्रेन कैसा देश है। ये बेसिकली एक कृषि प्रधान देश कहा जा सकता है। हालांकि यहाँ पर बहुत से उद्योग भी मौजूद हैं, लेकिन यहाँ की ज्योग्राफी कृषि को बहुत अच्छी तरीके से सपोर्ट करती है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित रही हो। अगर इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई क्वेरी आती है, कोई दिक्कत आती है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट